नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर बेस्ड डीआई की बात कर रहे हैं और पार्टनरशिप की डीआई और एक जनरल रेशियो की डीआई। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन आजकल जो है, जो अर्थमेटिक वाले पार्ट है, खासकर बैंक में तो ज्यादा होते थे, लेकिन अगर आप लोग देखोगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में इसी साल जो है जो 20 क्वेश्चन डीआई के आए थे, उनमें जो है एक पाइप एंड सिस्टम के डीआई आए थे, एक क्वेश्चंस बने थे किसके भाई, यानी मिक्सचर वाले क्वेश्चंस आए थे, और दूसरा जो बना था वो भी टफ क्वेश्चंस बने थे। कहने का मतलब अब चैप्टर बेस्ड डीआई, जिनमें डीआई के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, उनमें चैप्टर बेस्ड डीआई ज्यादा आते हैं। खासकर बैंकिंग की बात करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे। हाँ, एसएससी में अभी भी ऐसा नहीं कि टफ आता है, एसएससी में हमेशा आसान ही रहेगा, यानी ज्यादातर लाइन ग्राफ हुआ, बार ग्राफ के फॉर्म में हुआ, या हिस्टोग्राम वगैरह जो होते हैं उन सब के फॉर्म में एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए भाई, आज बिल्कुल तैयार हो जाइए। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर बेस्ड डीआई। ओके, बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर बेस्ड डीआई दिस। अच्छा, डीआई सॉल्व करने से पहले एक ही ध्यान दो, कुछ चीजें आप लोगों को पहले से कंफर्म होना चाहिए, और शायद हमें पता आप लोगों को कंफर्म भी होंगी। आप लोगों ने ये बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर जब पढ़ा था तो एक्स को क्या लेट कर रहे थे? एक्स या बी जो भी मानते थे, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, शांत जल में व्यक्ति की चाल, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, शांत जल में व्यक्ति की चाल जो है कितना एक्स मानते थे ना आप लोग। अच्छा, वाई को क्या मानते थे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा की चाल ना, आप लोग धारा की चाल मानते थे, या जिसको करंट बोलेंगे उसकी चाल वाई। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में क्या मानते थे भाई? धारा की दिशा में शांत जल में धारा की चाल जुड़ी हुई होगी, और अप स्ट्रीम में क्या होगी भाई? शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होगी। कंफर्म है, यानी लॉजिकली था, ये सारा चीजें आप लोगों को डिस्कस किए थे। एक और बताए थे, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में डायरेक्ट दिया होगा तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, आप लोग इक्वेशन नहीं बनाओगे डायरेक्टली। अगर x की वैल्यू चाहिए तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दोगे x की वैल्यू। दूसरा y चाहिए, स्ट्रीम चाहिए, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में सब्सट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे। और क्यों करते थे? प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को डिस्कस किए थे। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा आप लोगों को बताए थे कि ना, यही पूछे ही जाते मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर डिस्टेंस फिक्स होता है, यानी डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगी, यानी फॉर्मूला बताए थे S1T1 इक्वल टू S2T2, या आप लोग ये कहोगे सर S1 S2 इक्वल टू कितना हुआ? T2 T1, यानी जो चाल का रेशियो होगा उनका उल्टा समय का रेशियो होगा सर, बिल्कुल होगा। ओके, और आप लोग ये भी था ना, अगर इसके यहाँ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस जाने में, मान लो हम डाउन स्ट्रीम में इसको जा रहे हैं और अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, समय का सम समय का अंतर दिया होता था, इक्वेशन अगर बनाना होता था तो कैसे बनाते थे? ध्यान दो, हम ये बोल सकते थे सर, अगर ये दूरी को डाउन स्ट्रीम में जाए और अप स्ट्रीम में जाए, टोटल टाइम दिया है, तो हम ये करते थे डी को डाउन स्ट्रीम में जाने में समय और डी को अप स्ट्रीम में जाने में लगा समय, टोटल टी टाइम, यानी अगर समय का सम दिया होगा तो ये इक्वेशन बनाते थे ना। और डाउन स्ट्रीम का मतलब स्टिल वाटर और शांत जल में जुड़ी हुई होगी। अच्छा, अगर टाइम का डिफरेंस दिया होता था, जाहिर सी बात है आने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो डाउन यानी डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में जो समय लगा, डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में जो समय लगा, और उनका अंतर अगर टी दिया है तो इसको ऐसे करते थे ना, इक्वेशन अगर बनाते थे ऐसे, रेशियो से ऐसे सॉल्व करते थे। याद है तो बहुत अच्छी बात है। इन्हीं का यूज हम लोग किसमें करेंगे? इसमें अभी जो डीआई हम लोग पढ़ने जाले हैं उनमें करेंगे। चलो, ये रिकॉल हो गया आप लोगों को। आप क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। दिस क्या दिया गया है? ये आप लोग कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन किलोमीटर पर आवर, यानी एक बोट है, ये ए बोट है, बी बोट है, सी बोट है, डी और ई, 5 बोट है भैया, और ए का 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट, यानी स्टिल वाटर में शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, और बी का 16 किलोमीटर और 9 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटे। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? यानी ए बी सी डी ई जो 5 बोट हैं उनकी शांत जल में चाल दिया गया है। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर शांत जल में चाल दिया गया है, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को किससे कनेक्ट करने होंगे? यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस डेटा को कनेक्ट करना होगा। चलो पढ़ते फिलहाल ध्यान से। देखो क्वेश्चन ये बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले होते हैं भाई। देखो पढ़ो, क्या पढ़ेंगे भाई? ऑन अ पर्टिकुलर डे द टाइम टेकन बाई बोट A to cover 225 kilometer downstream is 2 hours more than the time taken by boat D to cover 195 upstream, यानी 255 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में बोट ए को जाने में, डी को 195 में अप स्ट्रीम में जाने में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे, यानी जाने में 2 घंटे ज्यादा लगे। वेरी गुड।
फाइंड द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड टू डाउनस्ट्रीम स्पीड इन केस ऑफ बोट ए ऑन दैट पर्टिकुलर डे। आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन है? बिल्कुल भाई, देखो इजी ये कह रहा है कि भाई 255 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए 255 किलोमीटर 255 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 255 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में जो समय लगा 2 घंटे ज्यादा लगा ए को, किसको? ए को ना, ए की बात कर रहा है। 2 घंटे ज्यादा लगा कंपैरिजन टू डी 195 किलोमीटर डिस्टेंस गोज टू डी इन अप स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा, अप स्ट्रीम दोनों का अंतर 2 घंटे, यही तो सॉल्व करना है। मतलब 255 किलोमीटर बोट ए को जाने में लगा समय और 195 किलोमीटर अप स्ट्रीम में बोट डी को लगा समय का अंतर 2 घंटे है, यानी ए को डाउन स्ट्रीम में ज्यादा समय लगा कंपैरिजन को डी के। बस बना लिया क्वेश्चन। आप कहोगे सर ए का स्टिल वाटर में 12 दिया, लेकिन धारा की चाल कितनी है नहीं पता है। डी का भी शांत जल में चाल दिया, धारा की चाल कितना नहीं पता भाई, नहीं पता तो नहीं पता है, रख दो। लेकिन फिलहाल डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या समझोगे भाई? धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम का मतलब ए की चाल करो, शांत जल में 12 किलोमीटर ए की चाल है। धारा की चाल नहीं पता तो कुछ मानोगे भाई ना, वाई मान लो, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में जुड़ेगी। अच्छा, अप स्ट्रीम में स्टिल वाटर में चाल डी की कितनी है? 20 किलोमीटर भाई, और धारा की चाल वाई मानोगे तो घटेगी ना, धारा तो एक ही होगी, एक ही जगह जा रहे होंगे, बस दोनों का अंतर 2 है। ये भी आप लोगों को बताया था, याद करिए कि यहां हिट एंड ट्रायल से करोगे या सॉल्व करो। सॉल्व करने पर टफ होता है हिट एंड ट्रायल, मतलब हमें वाई की वैल्यू ऐसी पुट करनी है, हिट एंड ट्रायल पहले पुट किया करो, हिट एंड ट्रायल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना तो डेसिमल में कम आते हैं कि जो इससे डिविजिबल हो। हम कहेंगे डिविजिबल होने का मतलब 5 पहले है, 12 3 करें 15 नहीं, 15 7 नहीं कटेगा, 10 15 7 105 नहीं कट जाएगा, यहां से 17 नहीं कटेगा सर। अच्छा 4 करें 12 4 16 नहीं कटेगा सर। 5 करें, हाँ 5 17 एकम 17 17 17 5 85, हाँ 17 और 5 करेंगे 15 15 3, अरे वाह कट गया और दोनों आ गया। अगर आप लोग यहां पे सॉल्व करिए तो भी आ जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं करना था, क्या करना था आप लोगों को? हिट एंड ट्रायल। यानी अगर y की वैल्यू 5 रख दो, देखो y 5 रख दोगे तो क्या बन जाएगा भाई? तो y 5 रखोगे तो 12 5 17, तो 17 एकम 17 17 और 8 25 हुआ, 17 25 85 यानी 15 घंटे है कि नहीं? 255 किलोमीटर y अगर आप लोग 5 करते हो जाने में 15 घंटे। अच्छा y यहां पे 5 रखोगे तो 15 से डिवाइड करोगे, 15 एकम 15 तो यहां 45, यानी दोनों का अंतर 2 है। इसका मतलब y 5 सही होगा। अब सही होगा तो हम क्यों सॉल्व करें? हिट एंड ट्रायल से ही करना भाई, और नहीं करना है तो सॉल्व करो, सॉल्व कर पुट ना करो तो सॉल्व करो, कोई बात नहीं। अब कोई फॉर्मूला भी आप जनरेट कर दें इसका, अगर जिनको कंफ्यूजन होगा तो एक फॉर्मूला जनरेट कर लीजिए इसका याद करने का, तो फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू अंडर रूट में जो निकलेगी तो याद कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा y 5 हो गया। फिलहाल अगर y 5 होगा चाहिए क्या भाई? फाइंड द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम बोट एंड इन केस ऑफ बोट ए एंड डाउन स्ट्रीम दिस। अब तो आसान हो गया भाई, हमें जब यहां से स्टीम की स्पीड निकालने के लिए कहा गया था, निकाल लिया। अब फिर कह रहा है कि जो ए बोट की धारा की दिशा में रेशियो और धारा के विपरीत दिशा में चाल का अनुपात बताओ। ये तो कह रहा अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, पहले अप स्ट्रीम में आप बताओ, अगर 5 किलोमीटर धारा की चाल है तो 12 शांत जल में चाल है, 12 - 5 कितना हुआ? 12 - 5 यानी 7 5 12 7 अप स्ट्रीम में चाल हुआ। फिर जो है 12 + 5 कितना हुआ? 12 5 कितना? 12 5 17। ये तो कहोगे सर कितना हुआ? बोट टू ए दैट डाउन स्ट्रीम केस बोट ए ऑन दैट पर्टिकुलर डे। हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड टू डाउन स्ट्रीम केस ऑफ बोट ए। हाँ, तो भाई आप कहोगे 5 12 में से 5 गया, 7 5 12 7 अप स्ट्रीम में चाल हुआ और 12 5 17 डाउन स्ट्रीम में इतना हुआ, तो 7:17। एक ऑप्शन गायब कर दिया गया, इसलिए हम अपने मन से बता देंगे उस ऑप्शन को, नन ऑफ दीज, यानी नॉट। आंसर ये होगा 7:17 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, टफ नहीं है, बस पढ़ना। मतलब लोगों को लगता ना कि बोट एंड स्ट्रीम जहां चैप्टर बेस होगा वहां टफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, आसान रहते हैं। इसको बताओ आप लोग, हाँ ध्यान से पढ़िएगा। बोस्ट लिख दिया गया, बोट है भाई, बोस्ट नहीं है। बोट बी कवर 756 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑन मंडे फॉर विच इज टुक 6 hours लेस देन द इन विच इट कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस अप स्ट्रीम ऑन ट्यूसडे। वाह, मंडे जो है 756 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, 6 घंटे कम समय लेती है किससे?
हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टीम ऑन ट्यूसडे, मतलब इसी का आधा ट्यूसडे जाती है, इसका आधा कितना होगा, तो 2 तिहाई 6, 214, 2 8 16, 378 किलोमीटर ध्यान दीजिएगा ट्यूसडे को, मतलब मंडे को जाने में 6 घंटे कम लेती है कंपैरिजन टू ट्यूसडे की ना। ऑन ट्यूसडे स्पीड ऑफ स्टीम 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ मंडे, स्पीड ऑफ स्टीम 2 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ मंडे, फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी ऑन ट्यूसडे। वाह, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है दिल से लगाइए, पढ़िए क्या कह रहा है। और ये भी कह रहा कि जो ऑन द ट्यूसडे स्पीड ऑफ स्टीम 2 किलोमीटर, ट्यूसडे को 2 किलोमीटर धारा की चाल अधिक है कब, मंडे से। यानी अगर मंडे को स्पीड धारा की y होगी तो ट्यूसडे को y+2 होगी धारा की चाल। किसकी बात की जा रही, बोट बी की बात की जा रही। और स्टिल वाटर में बी का 16 किलोमीटर तो पक्का है, ये तो दिया ही गया है ऑप्शन से, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बनाओ भाई इक्वेशन, क्या दिक्कत है। तो इक्वेशन ये बनेगा कि भाई ये कम समय ये ज्यादा समय, तो आप कहोगे सर ट्यूसडे को 378 किलोमीटर की दूरी, हाँ हम भी कहेंगे। मंडे को सर 756 किलोमीटर की दूरी जाएगी, यस, किसमें, डाउन स्ट्रीम में ना, ठीक है, हाफ ऑफ डिस्टेंस अप स्ट्रीम। अच्छा ये डाउन स्ट्रीम में जाएगी, मंडे को भैया डाउन स्ट्रीम में, ट्यूसडे को अप स्ट्रीम में। मंडे को अगर हम कह दें सर हमारी जो है बी की बात करेंगे, स्टिल वाटर में उसमें धारा की चाल y है, तो डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी होगी सर, 16 + y होगी, ठीक है, माइनस अगर ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे को अप स्ट्रीम में लेकिन धारा की चाल 2 ज्यादा है, मतलब कि भाई अगर 16 किलोमीटर सांजल में है और माइनस करेंगे किस ना, धारा की चाल y+2। भाई ट्यूसडे को धारा की चाल, ट्यूसडे को अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, यानी 16 तो सांजल में से धारा की चाल घटाएंगे, धारा कितनी होगी, मंडे से 2 ज्यादा, मंडे को y है तो ट्यूसडे को y+2 होगी, घटाओगे भाई तो 16 में से कितना y घटाओ और 16 में से 2 घटाओ, यानी कहोगे सर 14 - y होगी। क्वेश्चन घुमाया बस। तो ये ट्यूसडे को 378 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में लगा समय, मंडे को 756 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में लगा समय का अंतर 6 घंटे है भैया। फिर क्वेश्चन बना दिया, वही बार यही क्वेश्चन बनता है, कभी समय बनता है कभी डिफरेंस से बनता, बना दिया। अब 6 घंटे का अंतर, अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी ऑन ट्यूसडे। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की यानी y की वैल्यू चाहिए तो डाउन स्ट्रीम तो आ ही जाएगा भाई, धारा की चाल अगर निकालोगे तो आ ही जाए, कोई इशू ही नहीं है, मेन धारा की चाल का खेल है। तो फिर से वही क्वेश्चन बना, आप बताओ इसमें वैल्यू पुट करके बताओ क्या होना चाहिए। देखो जब पुट नहीं होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसमें कोई वो नहीं है, और चलो कहो सॉल्व कर दें, लेकिन सॉल्व करना समझदारी नहीं है, ठीक है। अच्छा सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा इसे ध्यान दो, क्या 6 से कट रहा है, 6 कॉमन ले लें, हाँ 6 6 36, 6 3 18, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 6 36, 6 6 कट गया, 63 भाई 14 - y, 126 बड़ा 16 + y। ये थोड़ा और आसान हो गया, आपको चेक करने में थोड़ा इजी हो गया, चेक करने में इजी हो गया, तेजी करो। कैसे करोगे भाई, y की वैल्यू 63, 963 होता है। अच्छा एक बार y की वैल्यू 5 रख के देखें, क्योंकि भाई 9 मतलब कट जाएगा डायरेक्टली, तो 5 करेंगे तो 9, यहाँ पे 9 9 63, 7 घंटे, 5 करेंगे 16 5 21, 21 छक्का 7 - 6 1 घंटे, 1 आ गया अंतर। अरे वाह भाई वेरी गुड, यानी y अगर 5 रखते हो यहां भी वही आंसर आ गया, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो y यानी सांजल में चाल 5 किलोमीटर, धारा की चाल 5 है, तो b की बात करें 16 5 21 क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में चाल हो जाएगी। कितना आसान है, मतलब जो पहला क्वेश्चन था वही यहां भी है, और ये अंतर ही पूछता है, कभी दूरी बराबर दे देगा, कभी अलग अलग दूरी वो देगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ कैलकुलेशन आना चाहिए भाई, कैलकुलेशन तो सॉल्व करना, जिनको डाउट है वो सॉल्व कर दें भाई, कंफ्यूजन मत करिएगा। कुछ लोग कहेंगे सर सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन बनाना आ गया तो सॉल्व करना भी आ जाएगा। कहेंगे सर ये है 126 बटा कितना हुआ 16 - y बराबर कितना 1, ये तो सॉल्व करना है। एलसीएम लोग थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन लेंदी नहीं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, हमें पता है। वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन, अरे हाँ ना बोलिए भाई, कंफ्यूजन अगर हो आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, सॉल्व भी कर देंगे, क्योंकि हिट एंड ट्रायल ज्यादा यूज करो, क्योंकि ये हमेशा हिट एंड ट्रायल से करोगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन, टाइम टेकन है। आप बताओ, पढ़ो ध्यान से।
फॉरवर्ड सी इट्स अप स्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर ऑन पर्टिकुलर डे। किसी दिन जो है सी की अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर थी। आप जब बोट सी की बात करोगे 9 किलोमीटर स्टिल वाटर में चाल है, ये पता है। 6 किलोमीटर विपरीत दिशा में चाल है। आप बताओ, पहली चीज देखते ही समझ जाओ, अगर अप स्ट्रीम में किसी दिन 6 किलोमीटर किसकी है, सी की है, और सी की शांत जल में चाल 9 है, तो धारा की चाल तो पहले आ गया 3 ना भाई। अगर हम बोल दें शांत जल में चाल जो है 9 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होती, वो 6 आ गई, तो 3 ही तो कम हुई, तो 3 धारा की चाल हो गई कब भाई, 3 धारा की चाल हो गई सी की। चलो अब डाउन स्ट्रीम में निकाल सकते हैं। वेरी गुड। कह क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम कवरिंग 360 किलोमीटर बाई बोट ए एंड सी इन डाउन स्ट्रीम एंड पर्टिकुलर डे। वाह वाह। तो ए और सी की बात करा, ए और सी कह रहा है, धारा की चाल जब आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 360 किलोमीटर जाने में ए में और सी में समय का अंतर, तो 360 किलोमीटर की बात करेंगे, ए की बात करेंगे 12, और 3 किलोमीटर धारा की चाल है, तो 12 3 15 हो जाएगा भाई। 15 से भाग कर दोगे तो 15 दूना 30, 15 चौका 60, 24 घंटे लगेंगे 360 किलोमीटर ए को। ठीक है, अब 360 किलोमीटर सी को कितना लगेगा, किसमें भाई, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा, पर्टिकुलर डे डाउन स्ट्रीम में। तो 9 3 12, तो 12 3 36, यानी कितना 30 घंटे, यानी सी को 30 घंटे लगेंगे, ए को 24 घंटे लगेंगे। समय का अंतर कितना होगा, 6 घंटे। कितना आसान है, टफ कहां है भाई, बिल्कुल आसान है। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है, यानी उसके बेसिक्स को ध्यान रखने हैं बोट एंड स्ट्रीम को। और कुछ क्वेश्चंस आप लोग डीआई के फॉर्म में अगर सॉल्व कर लोगे तो सबसे आसान क्वेश्चन यही बन जाएगा भाई। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन है, यस या नो, जल्दी बोलिए। नहीं है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसको पढ़ो, पहले इसको ध्यान से पढ़िए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर पढ़ेंगे। हाँ बताइए। कह रहा भाई, ऑन पर्टिकुलर डे रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट D37। डी की बात करेंगे, 20 जो है स्टिल वाटर में है, डी की जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो 3:7। ऑन द पर्टिकुलर रेशियो अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट 3:7। वेरी गुड। इट टुक 20 आवर मोर टाइम टू कवर डिस्टेंस अप स्ट्रीम देन सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम बाई बोट डी। मतलब ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक निश्चित दूरी जो है, जो अप स्ट्रीम में समय लेता है, जो डाउन स्ट्रीम में समय लेता है, वो 20 घंटे का अंतर है। दूरी क्या है नहीं पता भाई, बताएंगे। अच्छा, जो भी दूरी होगी। ऑन दैट पर्टिकुलर डे बोट बी कवर्ड सेम डिस्टेंस इन हाउ मच टाइम। उसी पर्टिकुलर डे सेम डिस्टेंस, इसका मतलब हमें भैया इसको दूरी निकालना है। इसको दूरी निकालना है तो कितना समय लगेगा। कितना आसान क्वेश्चन दे दिया भाई। आप कहोगे सर दूरी कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में चाल दिया गया है, चाल दिया गया तो समय भी दिया गया है। अच्छा, और एक्स की वैल्यू यानी स्टिल वाटर में दिया गया है। तो एक चीज ध्यान दो, अगर कभी भी आपको डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में चाल का अनुपात दिया है तो डेफिनेट भैया एक्स यानी स्टिल वाटर में और धारा की चाल का भी अनुपात दिया है, क्योंकि आपको पता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 स्टिल वाटर में चाल होती है। 7 3 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5, एक्स की वैल्यू 7 - 3 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 भाई। ये अंडरस्टूड है, जाने में और आने में रेशियो दिया है तो सांजल और धारा की चाल का भी रेशियो दिया है। जैसे हम बोलते हैं एबीसी के इनकम का रेशियो दिया है तो ए और बी के इनकम का सम भी रेशियो में दिया है ना, तो ये भी यहां है। ओके, तो फिलहाल देखो, अब आप लोग क्लियर में डाउन, ये क्लियर हो गया। तो आप कहोगे सर 20 घंटे रेशियो का अगर कॉन्सेप्ट यूज करो, इसमें देखो आपको पता हो गया 20 दिया है स्टिल वाटर में, 5 रेशियो की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटे स्टिल वाटर में पहले दिया, एक की वैल्यू 5 चौक 20, 4 किलोमीटर प्रति घंटे एक की वैल्यू, तो 4 3 12 किलोमीटर प्रति घंटे अप स्ट्रीम में चाल होगी, 4 7 28 किलोमीटर प्रति घंटे डाउन स्ट्रीम में चाल होगी। मतलब अगर आप लोगों को स्टिल वाटर में दिया है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में चाल का अनुपात दिया है, तो डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में चाल कितनी कितनी है ये भी पता हो गया भाई। अब पता हो गया, अब तो बिल्कुल आसान हो गया भैया, कि ये कह रहा कि 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डाउन स्ट्रीम में जाते हैं
और अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हैं। जाने आने में एक दूरी को 12 घंटे कम, मतलब 12 घंटे का अंतर है, तो दूरी बताइए। तो चाहे आप लोग एवरेज स्पीड लगा दो, चाहे आप लोग अभी जो इक्वेशन बना दो, चाहे यहां देखो रेशियो से भी आप लोगों को याद करो, बताए होंगे इस चीज को। दूरी अगर फिक्स होती है तो जो चाल का अनुपात होता वही उनका उल्टा समय। तो हम ये कहेंगे सर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में समय का रेशियो 7 और 3, दोनों समय का अंतर 4, 4 की वैल्यू 20 घंटे, 1 की वैल्यू 5 घंटे, 5 7 35, 5 3 15, मतलब हमें ये पता है 35 घंटे लगेंगे अप स्ट्रीम में और 15 घंटे लगेंगे डाउन स्ट्रीम में। तो चाहे अगर समय तो पता हो गया तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में हमें क्या पता है भाई, स्पीड तो वैसे ही पता है, हम ये डायरेक्टली बता देंगे। सर डिस्टेंस निकालना होगा तो हम ये करेंगे 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है डाउन स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में 15 घंटे लग रहे, तो दूरी कितनी होगी 15 8 120, 15 दूनी 30 और 12 कितना 42, सर 420 किलोमीटर होगी। मतलब इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, जब चाल का रेशियो पता उल्टा समय का रेशियो, समय का अंतर दिया है तो समय का अंतर 4 की वैल्यू 20 घंटे, 1 की वैल्यू 4 घंटे, 5 घंटे 1 की वैल्यू 5 घंटे, तो 5 7 35, 5 3 15, 35 घंटे अप स्ट्रीम में और 15 घंटे डाउन स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में चाल दिया है और डाउन स्ट्रीम में चाल दिया है और समय जब आ गया तो मल्टीप्लाई कर दो, दूरी भी आ गया, दूरी बराबर आएगी, बिल्कुल आगे भाई। अब कहोगे 420 दूरी आ गई तो कह रहा बोट बी को कवर करने में सेम डिस्टेंस हाउ मच टाइम लगेगा। भाई 420 किलोमीटर को बोट बी को जाना है, बोट बी कितना है 16 है ना, बोट बी देखो 16 है, तो आप कहोगे सर बोट बी 16 है, तो ये भी ध्यान दो धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल तो यहां से आएगी, धारा तो बोट बी डाउन स्ट्रीम की बात करेगा ऐसे में। सर 5 की वैल्यू 1 की वैल्यू 4 है तो 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल है। तो सर बी की अगर हम बात करें, बी की 16 किलोमीटर तो स्टिल वाटर में है और 8 धारा की चाल है, तो 16 और 8 कितना होगा 24 किलोमीटर, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 420 को बी में जाना है तो कितना समय लेगा सर। तो बी की बात अगर हम करेंगे तो 420 डिवाइड बाई कितना 24 कर दोगे, तो कहोगे सर यहां से 3 8 24 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 140/8 यानी 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 6 + 8 7 यानी 17.5 घंटे लगेंगे सर। बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 17.5 घंटे लगेंगे भाई, बिल्कुल। बताओ कोई डाउट है? यानी आपको पहले अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में चाल का अनुपात दिया है, इसका मतलब स्टिल वाटर और धारा की चाल का अनुपात अंडरस्टूड है आ गया। और धारा की और यहां स्टिल वाटर में डी की स्पीड 20 किलोमीटर दिया है, तो 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, तो धारा की चाल जाने में चाल आने में चाल सब आ गया। अब सब आ गया। अब कह रहा कि एक व्यक्ति जो है धारा की दिशा में एक दूरी को जाता है और वापस आता है, समय का अंतर 20 घंटे है। तो जो भाई चाहे हम ऐसे कर दें, जब दूरी डी मान लो, इक्वेशन बना कर लो, और चाहे हमने पहले डिस्कस किया था आप लोगों से कि जब समय का या चाल का अनुपात दिया है ना, दूरी फिक्स है, तो दूरी अगर बराबर होगी तो समय का अनुपात होगा उल्टा चाल का अनुपात होगा, चाल जो दिया होगा समय का होगा। यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में समय का रेशियो दिया है, चाल का रेशियो दिया तो समय का रेशियो दिया, समय दिया समय का डिफरेंस दिया है, समय का डिफरेंस दिया तो एक्चुअल टाइम दिया है, यानी जाने आने में टाइम दिया है, जाने आने में टाइम दिया, स्पीड दिया है, स्पीड से टाइम को गुणा कर दोगे, दूरी दिया है। अब जो डिस्टेंस आ गई और बी को जाना है, बी को डाउन स्ट्रीम में जाना है, तो कितना समय लगेगा भाई बता दिए 17.5 घंटे। अच्छा, जब तक स्टिल वाटर नहीं दिया होगा तो डाउन स्ट्रीम ही सब, जाने का मतलब डाउन स्ट्रीम होता ही है, हम क्लियर करें या ना करें, जाने का मतलब डाउन स्ट्रीम होता है। वेरी गुड, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर इसका, यानी बोट एंड स्ट्रीम डीआई का। बताओ आप लोग। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Upstream speed of boat is 9 km/h. How many more hour will take to cover distance 315 km upstream than same distance downstream? वाह, क्या बोला, बात क्या रहा है। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ई 9 किलोमीटर, ई की बात करेंगे 15 किलोमीटर स्टिल वाटर में है, और कह रहा है अपस्ट्रीम में भैया 9 किलोमीटर है। आप बताओ 15 शांत जल में है, 9 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में है, तो 15 में से कितना कम कर दें, 9 आ गया, 15 में से 6 कम कर दें, इसका मतलब भैया धारा की चाल 6 किलोमीटर हो गई, नहीं हो गई? आप कहोगे सर हो गई, वेरी गुड। तो अब 6 किलोमीटर की धारा की चाल हो गई भाई, कह रहा है कि हाउ मेनी आवर विल टेक डिस्टेंस 315 अप स्ट्रीम देन, मतलब हाउ मेनी मोर आवर, मतलब 315 जाने में, जाने की तुलना में आने में कितना अधिक समय लेता है। तो कितना आसानी से सॉल्व कर लोगे भाई, 315 भाई, 315 किलोमीटर
15 है, धारा की चाल y की वैल्यू कितना 6 आ गई, तो 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 आप कहोगे 9, 9 क्या होगा, आप स्टीम में चाल कितना टाइम लगेगा, 9 3 27, 27 और 4 ना, 9 5 45, 35 घंटे लगेंगे आप स्टीम में। तो 315 को भैया बेसिक से 15 और 6 कितना 21, धारा की दिशा में कितना लगेगा 21, इक्कम 21, 10 21 5 105, 15 घंटे सर, 35 माइनस 15 कितना होता है 20 घंटे होता है, यानी 20 घंटे का अंतर है सर। बिल्कुल, वेरी गुड, आसानी सॉल्व कर लिए। यानी ई का अप स्टीम में दिया और स्टिल वाटर में दे दिया ही गया, धारा की चाल आ गई, धारा की चाल आ गई, तो 315 जाने में और 315 आने में कितना समय लगेगा, उनका अंतर क्या होगा बता दिया। बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बस ध्यान से समझना है, अपने समझ को बढ़ाना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे भाई। वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। चलो तो ये देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, एक्चुअली जो चीजें हमारे प्रैक्टिस में नहीं रहती, जैसे यूपी ट्रिपल एससी वाले क्या थे, जिन्होंने जो है पहले ऐसे चैप्टर बेस्ड दिया ही सॉल्व नहीं किया होगा, उनको लगेगा सर बहुत टफ है, वो छोड़ देंगे, आते हुए भी छोड़ देंगे, क्योंकि वहां एग्जाम में हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए है, कभी भी नए क्वेश्चन को नहीं टच करना चाहिए। जो आप सॉल्व कर चुके हो पहले, यानी जिसका मेथड आप लोग सीख चुके हो, हम वही क्वेश्चन एग्जाम में टच करते हैं, वही सॉल्व करते हैं, और वो जल्दी हो भी जाएगा। देखिए कभी भी जैसे होता है ना, एग्जाम की भी निकालने की स्ट्रेटजी होती है, ज्ञान प्राप्त करना एक अलग है, एग्जाम निकालना अलग है, दोनों में कंडीशंस अलग अलग हैं। आपको कह दिया जाएगा कि बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, ये हैं, दुनिया भर की एनालिसिस करते हैं, और उनसे एग्जाम निकालने को बोल दिया, शायद नहीं निकले, क्योंकि उनको एग्जाम की स्ट्रेटजी निकालने का तरीका पता है, लेकिन वो टैलेंट नहीं है। जैसे हम बोलते सचिन तेंदुलकर भाई बहुत महान क्रिकेटर हैं, विराट कोहली महान क्रिकेटर हैं, जो इनके सिखाने वाले हैं वो तो और महान होने चाहिए, वो तो बहुत महान होने चाहिए थे, ऐसा नहीं है। जितने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हुए हैं, देखो सिखाना मतलब वो बारीकी को देखते, क्या जो टैलेंट होता है, इनर टैलेंट, वो स्टूडेंट्स में होता है। टीचर का काम सिर्फ कैटलिस्ट की तरीके से पॉलिश करना होता है। जो प्रतिभा होती है स्टूडेंट के अंदर होती है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं ना, जैसे अच्छे कॉलेज में, जब अच्छे कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट जाते हैं तभी अच्छा रिजल्ट देते हैं, कॉलेज की वजह से नहीं, या कॉलेज की पढ़ाई की वजह से नहीं होता ऐसा, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाते नहीं है, मतलब सिर्फ उसी की वजह से नहीं होता है। होता है ना कि जैसे लोग कहते हैं ना कि एवरेज माइंड के, इंटेलिजेंट माइंड के, तो वो हर स्टूडेंट का अलग अलग माइंड होता है, यानी सोचने का तरीका, इंटेलिजेंस तरीका, बुद्धि, हम लोग पढ़ते हैं, बुद्धि अलग अलग होती है। देखो किसी का अभी सुडोको अगर आप लोग देखते हैं ना, कोई किसी को दे दो, गांव में भी देखो बहुत सारे लोग ने देखा है, किसी को भले कुछ नहीं पढ़ा लेकिन वो सुडोको सॉल्व करते बहुत जल्दी, और बहुत सारे लोग कितना भी पढ़े हों वो नहीं सॉल्व कर पाते क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं वो चीजें। तो सबका अलग अलग होता है। फाइनली कहने का मतलब ये है भाई कि एग्जाम को हमेशा एक स्ट्रेटजी के तहत लेना चाहिए, यानी एग्जाम होता है ना, हमेशा फेलर से सीखना चाहिए। हम टीचर, मतलब टीचर बहुत ऐसे होते हैं मैक्सिमम कि जो भाई उन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए, नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रह गए, तो चीज़ों को, बारीकियों को समझते, वो चीज़ें आपको बताते हैं कि नहीं भाई ये आप मत करो। जैसे हम लोग जब एग्जाम, अगर बैंकिंग की बात करें, हम रीजनिंग में सबसे ज़्यादा पजल लोग देते पहले। एग्जाम की साइकोलॉजी, एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती, पजल पहले दे दिया। तो जो लोग पजल पहले उठा लिए उनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना, अगर बन गई तो हो गया, लेकिन नहीं बनी तो मोरल डाउन हो जाता है। तो पहले लोग क्या करते भाई, पहले धीरे धीरे सीखे ना, तो पहले लोग इनइक्वलिटी करते हैं, पहले लोग सिलॉग करते हैं, उसके बाद जो है पजल पे आते हैं। वैसे मैथ्स में भी जो है पहले सिंप्लीफिकेशन हुआ, इनइक्वलिटी हुआ, या आप ऐसा समझो कि पहले हमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो करेंगे, पहले जो आता है हमें क्वेश्चन वो करेंगे, उसके बाद और जो नहीं भी आता तो हो सकता है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना उसको हम कनेक्ट कर ले जाएं, लेकिन पहले ही डिप्रेशन साइकोलॉजिकल होता है, डिप्रेशन में आ गए तो फिर नहीं सॉल्व होगा। चलो फिलहाल आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला तो आई हो समझ में आ गया। अच्छा, ये डीआई देखो कौन सी है भाई, ये जो है पार्टनरशिप की है। चलो पार्टनरशिप की बाद में करेंगे, पहले एक आसान डीआई करें ना। कहोगे सर थोड़ा टफ है, ये आसान। एक क्वेश्चन देख रहे थे, आया था ये, इसमें एसएससी में भी दिया था और बैंक क्लरिकल में दिया था। मैंने कहा इतना आसान क्वेश्चन दिया था, चलो देखो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अपने लैंग्वेज में इसको रिलेट किया है। परसेंटेज इनकम ऑफ 6 पर्सन ABCDEF, टोटल इनकम 75 लाख। यानी देखो ABCDEF की टोटल इनकम 75 लाख है,
ABCD इनकम का परसेंटेज दिया है, ध्यान दीजिएगा, यानी 75 लाख में एक इनकम 10%, यानी 75 लाख का 10% कितना हुआ, निकाल सकते हैं भाई, 7,50,000 हुआ। बी की इनकम 75 लाख 75 लाख का 70 कितना 15%, सी की इनकम 20%। ये तो कंफर्म है भाई। इस पाई चार्ट से हमें ये पता हो गया कि ABCD की इनकम क्या होगी, ईच की बता सकते हैं, यस बता सकते हैं। परसेंटेज सेविंग ऑफ 6%, यानी 6 की सेविंग का परसेंटेज, यानी ए अपनी इनकम का 25% सेव करता है, तो हमारे माइंड में होगा सर 25% सेव करता है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, यानी 75% क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। यानी सेविंग परसेंटेज दिया है और एक्सपेंडिचर परसेंटेज अपने मन से समझना है। बी 40% सेव करता है, इसका मतलब 60% क्या करेगा, 60% वो क्या 60% वो खर्च कर देगा। 37.5% सेव करेगा, यानी इसका मतलब कितना, यानी 62.5 खर्च कर देगा। अब कुछ लोग कहें इसको ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे करो, इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। जैसे F 33.5% यानी 33.33 सेव करता है, यानी 66.66 क्या करेगा, खर्च करेगा। या ऐसे बोल दें 33 से 1/3 की वैल्यू 1/3, 3 में 1 सेव करता है 2 खर्च करता है, यानी 1 सेव करता 2 खर्च कर देता। सेविंग और एक्सपेंडिंग का रेशियो ऐसे दिया जाएगा, जो 33.33 और 66.66 का रेशियो होगा, 1 और 2 होगा, यानी सेविंग 1 दिया होगा और एक्सपेंडिचर 20% की वैल्यू 1/5, 5 में 1 भाग सेविंग होगा, 4 भाग खर्च होगा, बोल सकते हो। वैसे 45%, सारी चीजें हमें पता है, चाहे परसेंटेज में या रेशियो में। तो एक चीज तो पता हो गया, इनकम हम परसेंटेज से निकालेंगे, ये पाई चार्ट से निकालेंगे, और इनकम जब आ गया भाई हम सेविंग और ये सब निकाल लेंगे। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। फाइनली क्वेश्चन क्या कह रहा कि ई और एफ के व्यय के बीच अंतर क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ ई एंड एफ। ओके, ई और एफ का क्या चाहिए भाई, ई और एफ का एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। तो भाई ई का इनकम कितनी है, आप कहोगे सर 18% है। अच्छा, एफ की इनकम कितनी है, 25% है सर। देखो अभी हम पहले परसेंटेज में ही इनकम निकाल लें, फिर उसका भाग निकालें। जैसे हम बोल दें ए और बी की कुल इनकम कितनी है, 25% डायरेक्ट निकालेंगे ना। ए और एफ के इनकम का अंतर कितना, 10-25 यानी 15% डायरेक्ट निकालेंगे। वैसे जो सेविंग का मतलब जो परसेंटेज का अंतर या सम आएगा वो डायरेक्टली हम लास्ट में निकालें तो क्या हर्ज है। हम क्यों अलग पहले 75,000 का 18% निकालें, 75 लाख का 25% निकालें। 75 लाख तो कॉमन है ना, इसलिए बाद में उनको यूज करते हैं। हम लोग बहुत बार पाई चार्ट में डिस्कस किए। हम बात किसकी कर रहे हैं भाई, ई की बात कर रहे हैं, ई की 18%, और बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं एफ का ना, बात कर रहे हैं एफ का। इनकम है 25%। अच्छा, ई की बात करें 20% क्या सेविंग है, तो 80% क्या होगा वो, तो 20% का मतलब 1/5, 5 में 1 सेविंग है, तो 4 क्या है, खर्च है, तो 5 यानी 4/5। ऐसे करोगे नहीं करोगे, कहोगे यार बिल्कुल करेंगे। डिफरेंस है, लाइन खींच गई भाई, चलो कोई बात नहीं, लाइन खींच ई, ठीक है। माइनस क्या सर 25% एफ का क्या है, 33 से 1/3, यानी 3 में 1 सेविंग है, यानी 2 क्या खर्च है, 2/3। सर इनका अंतर पहले निकाल लो, परसेंटेज में वही परसेंटेज की वैल्यू निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। निकाल लीजिए क्या आएगा, तो अंतर आप कहोगे सर 18 चौक 72 ना, कटेगा ही नहीं भाई, कोई बात नहीं। 72/5% माइनस 25 गुना 50/3%, 5 से 15, ये करते हो गए आप लोग ना, 3 दूना 6, 3 7 21, और 5 55 25 250, मतलब अंतर कितना होगा 34/15%, 34/15% ना, ऐसे निकाल लेंगे। देखो अंतर पहले 34/15% निकाल लिया, इन का अंतर है, तो 34/15% 75 लाख का निकाल लो आंसर। कहोगे सर 34/15% का मतलब 1/100, और 75 लाख का मतलब 75,555,555, ठीक है, ठीक है 3। अब सॉल्व कर दो, कहोगे क्या आएगा सर, 2 जीरो तो पहले कट गया, 15 25 75, मतलब 3 जीरो आएगा सर, तो सॉल्व कर देंगे, 3 जीरो तो रहेगा, और 5 चौक 20, 5 से 15 2 17, 4 जीरो रहेगा, 17 और 4 जीरो रहेगा सर, 17 4 जीरो कहीं है, यस 17 4 जीरो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कहाँ डाउट है आप लोगों को, या कुछ लोग ऐसे करेंगे, पहले भाई 75 लाख का ई का इनकम निकाल लिए, एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए, और फिर आप लोग एफ का इनकम निकाल लिए, उसका जो है 2/3 यानी 66 से 2/3 एक्सपेंडिचर निकाल लें, दोनों का अंतर जो आएगा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, वेरी गुड, नहीं कंफ्यूजन है। अच्छा, रेशियो करा वाला ना सब बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यदि बी के व्यय में 50% की वृद्धि होती है, सी की आय में 11 होल 1/9% की कमी आती है,
तो बी और सी की बचत के बीच अनुपात क्या किया और बाकी सब रिमेन रहता है। देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी के व्यय में 50% की वृद्धि होती है। भाई बी की बात करेंगे, बी का कितना 15%, व्यय की बात करेंगे 40% सेविंग था, ये सेविंग है ना। तो अब बी और सी की बचत का अनुपात, भाई बी का बचत निकालना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप बताओ बी की व्यय में 50% की वृद्धि होती है। बी की व्यय पहले कितना था भाई 40% सेविंग था, चलो 60% हमारा क्या था एक्सपेंडिचर था बी का। 50% की वृद्धि हुई यानी न्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ, यानी 30 का 50% 30 यानी 90% एक्सपेंडिचर। 90 एक्सपेंडिचर हुआ, इसका मतलब 10 सेविंग हुआ, मतलब पहले से नहीं, मतलब ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनकम चेंज नहीं हो रहा है, इनकम अपने आप में 100 ही है, इसकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका कहने का मतलब यह है कि भाई उसकी व्यय जितनी थी बढ़ा दी गई। अगर व्यय बढ़ा दी गई तो आय बराबर व्यय प्लस सेविंग होता है। अगर व्यय बढ़ाई गई तो उस रेशियो में सेविंग कम हो जाएगा ना, व्यय बढ़ाई गई सेविंग कम हो गया। यानी पहले मान लो 40%, 100 में 40 रुपए सेविंग थी, 60 रुपए पहले खर्च था, तो 60 रुपए खर्च था, अगर हम 50% बढ़ा देंगे तो 90 रुपए खर्च हो जाएगा। तो 90 खर्च हो जाएगा, इसका मतलब 10 अब सेविंग होगी। तो अब की बात करेंगे, अब इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इनकम का 10% निकालोगे तो सेविंग आएगा, 90 निकालोगे खर्च आ जाएगा। चलो अच्छा नेक्स्ट बताओ आप क्या कह रहे हैं। सी की आय में 11 होल 1/9 की कमी आती है। सर सी की बात करेंगे, सी कितना है, सी की आय जो भी होगी 11 होल 1/9 का मतलब 1/9 ना, 1/9 की कमी आई तो भाई इनकम ही कम हो गई, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इनकम ही कम हो गई तो इसमें बचत पे कोई फर्क पड़ा नहीं, वो परसेंटेज वही रहेगा। तो सॉल्व कर लो भाई, क्या चाहिए आपको। तो बी और सी की बचत का अनुपात, बी की बात करेंगे, बी का रेशियो 75 लाख का, बी की बात करेंगे 15% हमारा बी की इनकम टोटल है, यानी 75 लाख का 15% इनकम है। उस 15% इनकम में 10% सेविंग कर रहा, 10% सेव कर रहा, कंडीशनली ना, ऐसे कर दिया। अच्छा अगर हम सी की बात करेंगे, सी की टोटल इनकम 20% है भाई, 20% इनकम है और उसकी इनकम 1/9 कम हो गई, तो 9 में 1 कम हो गई, यानी 8/9 कर दी गई। इनकम 8/9 कर दी गई ना, 8/9 से, यानी अब ये इनकम हो गई। लेकिन उसके सी की हम बात करेंगे, सी की अगर हम बात करें, अच्छा 10% का मतलब रेशियो फ्रैक्शन कर दें सब। देखो 15 इनकम को ऐसे रख दें, 15% इनकम है, ध्यान दो 15% इनकम है, 10% का मतलब 1/10 क्या होगा, सेव करेगा, 1/10 निकाले डायरेक्ट फ्रैक्शन में। 20% क्या थी इनकम थी, उसका 1/9 कम करेंगे, 8/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे नई इनकम। इनकम का 37.5% सी का बचत है, यानी 3/8 बचत है ना, तो 3/8 कर दो बस। कहाँ कोई डाउट ही नहीं। इनकम में कमी करोगे तो खर्च उसमें कभी रेशियो में कोई कमी नहीं आएगा, लेकिन बचत के रेशियो को चेंज करोगे तो आ जाएगा सेविंग में। रिलेट कर दो, देखो जो भी आ गया आंसर। परसेंटेज से कैंसिल हुआ भाई, 3 त्रिक्का 9 हुआ, 3 ऊपर जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20, 9 4 ना, 9 4 9 40 हो गया, गलती 9 4 ही होगा, 9 40 गलती से हो गया। नहीं 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 9 4 नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, ये 10 अभी 10 है, 10 नीचे, 9 40 सही है, 10 नीचे आएगा, 9 40 सही है, बिल्कुल सही। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं हुआ भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। वेरी गुड। अगला बताओगे दिस, ए और बी की कुल बचत सी और एफ के कुल आय का कितना प्रतिशत है। सर ये तो बहुत आसान है, ए और बी की कुल बचत, भाई ए की बात करेंगे तो ए और बी की कुल सेविंग करा कि सी और एफ की कुल आय, इनकम का कितना परसेंट है। तो क्या 75 लाख यूज करना जरूरी है? कंपैरिजन में, इंक्रीज डिक्रीज में, रेशियो में कभी भी हम एक्चुअल डेटा का यूज नहीं करेंगे। आप बताओ सी और एफ की टोटल इनकम निकालना, कैसे निकालोगे? सी की इनकम सर 75 लाख का 25%, और सी की इनकम 20% और एफ की इनकम 20 और 25 45%। 75 लाख का 45% निकालो, सी और एफ की टोटल इनकम हो जाएगी 75 लाख, यहां पे समझो है, ठीक है ओके। अब ए और बी की सेविंग, भाई ए की इनकम जो है उसका सेविंग कितना है 25%, और बी की जो इनकम है उसका सेविंग कितना है 40%। निकाल लो भाई। ए की इनकम कितना है 10%, ध्यान दीजिएगा, ए की इनकम 10%, 10% का 40% सेविंग 25%, यानी 1/4 सेविंग, प्लस यहां लिखिए, यहां थोड़ा सा कम जगह है, यहां लिख दें, देखो ध्यान से। ए और बी की कुल सेविंग, ए की बात करें, ए की इनकम टोटल 75 लाख का 10%, ठीक है ना, और इसका 25% सेविंग यानी 1/4,
10% का 1/4 सेविंग ए की आ गई। बी की बात करो 15% बी की टोटल इनकम है। अच्छा वेरी गुड। बी का सेविंग 40% का मतलब 2/5। ओके वेरी गुड। डिवाइड बाई सी और एफ की टोटल इनकम, अभी 25 और 20 जोड़े थे, कितना 45%। बस इंटू 100 सॉल्व कर दो भाई, क्या दिक्कत है, जो आएगा आंसर। आप कहोगे सर 5 3 15, 2 2 4, 5/2। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज कॉमन ले लें सर, परसेंटेज 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 कट गया। 5/2 और 6, 5/2 6, चाहे डेसिमल करो चाहे ऐसे कर दो, तो 6 2 12 5 17/2, 2 नीचे आएगा 90, 17/45 2 90 इंटू 100, 1 0 कैंसिल, यानी 117/9 कितना आएगा सर? तो 9 1 9, 9 8 17, 9 9 81 नहीं, 9 8 72, 8 9 8 72 9 18 पॉइंट सर 88 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्या वैल्यू की जरूरत थी? मतलब ए की जो आय होगी उसका बचत दिया है, परसेंटेज में आय निकाल लिया, उसका 25% निकाल लो, बचत आ जाएगा। बी की आय का 40% निकाल लो, बचत आ गया, तो दोनों जोड़ दो भाई, परसेंटेज में बचत आ गई और टोटल यहां पे इनकम दिया सी और एफ का, सॉल्व कर दो आंसर। वेरी गुड। वैल्यू की जरूरत नहीं है, ये सब तो बहुत बार आप लोग सॉल्व किए होंगे, मुझे पता है, ये टफ नहीं है। वेरी गुड। इसको बताओ, चलिए आप लोग बताएंगे डी ई की कुल आय ए बी सी की कुल आय से कितना % अधिक या कम है? इसमें भी क्या होता है, देखो जब भी कंपैरिजन और इंक्रीज डिक्रीज रेशियो, 3 अगर ऐसे हैं, तीनों में हमें क्या करना होता है भाई, तीनों में जो है कहीं ना कहीं रेशियो चाहिए होता है। जैसे डी ई की कुल आय, तो आप कहोगे सर व्हाट द इनकम डी एंड टुगेदर, डी 12 और ई 18, 12 18 30% डी और ई की टोटल इनकम है, डी एंड ई की टोटल इनकम है ना भाई। अब करें ए बी और सी की कुल बचत से कितने %, ए बी सी की कुल बचत, अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ए की बात करेंगे 10%, चाहे हम 10 का 25% निकाल लें, 40 का 15 निकाल लें, 37.5 का 20, बताओ ऐसे डायरेक्टली निकाल लें कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें? चलो डायरेक्ट निकालते हैं, ये देखते हैं। अगर हम एबीसी की बचत की बात करें, हम ऐसे करें, 10% का 25 निकालोगे तो कितना होगा, 10% का 25 निकालो, 10 इंटू 25 मल्टीप्लाई करोगे 2.5 हो गया ना। ऐसे 10% फिक्स कर दो, 25% निकालोगे तो ऐसे करोगे ना, देखो ये 2.5%, ए की बचत। बी की बात करोगे, 15 का 40% निकालो, कैसे भाई, 15 फिक्स कर दो, 40% ये करो, ये 15 चौका 60, 1 0 कैंसिल हुआ, 6%। वेरी गुड। और 20 का 37.5 का दोगुना, देखो ऐसे करोगे ना, 20 का 37.5, 20% फिक्स कर दो, 37.5 का मतलब ऐसे करोगे ना, ठीक, कहोगे 20 पंचे 100, 5 से 5 7 35, 25, 7.5%, बिल्कुल 7.5, या इसका डबल कर दो 7.5। सब परसेंटेज में जोड़ोगे तो 2.5 और 7.5, 10 से 16% हुआ, 16% ये और 30% इसकी इनकम, यानी एबीसी को मिलाकर 16% क्या वो बचत हुआ और 30% इनकम हुआ। 75 लाख का निकालते तो जरूरत ही नहीं, रेशियो निकालना है। सर परसेंटेज से कैंसिल हुआ, 2 से 2 8 16, 2 से 15। अब बताओ, यानी जो इनकम है बचत से कितना अधिक है, 15 8 से कितना ज्यादा है? सर परसेंटेज मोर होगा, ये तो कंफर्म है। कितना मोर होगा सर? 8 से 15 7 मोर देन 8 इंटू 100। आप कहोगे सर 700/8 का मतलब या 1/8 का मतलब 12.5, 12.5 का 7 गुना, 12 से 84 और 3.5 यानी 87.5 सर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो जब भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, रेशियो होगा, ये बार बार, ये तो आप लोगों को उसमें पाई चार्ट में बहुत बार डिस्कस किए हैं, बस ये टर्म्स थोड़ा सा सेविंग में अलग होगा आप लोगों को, बाकी तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना। रेशियो में, कंपैरिजन परसेंटेज में, इंक्रीज डिक्रीज में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी एक्चुअल डेटा का यूज नहीं करते हैं, रेशियो के फॉर्म का डेटा यूज करते हैं। वेरी गुड। चलिए दिस लास्ट, फिर उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप पे आते हैं, ये समझ में आ रहा होगा आई होप। ए बी सी डी की कुल आय सी डी ई एफ के कुल व्यय से अनुपात ज्ञात कीजिए। वाह, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया ना। ए बी सी डी की कुल आय, भाई ए बी सी डी की कुल आय का मतलब यानी 18 और 25 घटा दो, मतलब कुल 100 अपने आप में है तो ये घटा दोगे तो बच जाएगा। 18 और 25 का मतलब कितना हुआ, 43 घटा दोगे नहीं, 53 ए बी सी डी की आय कितना हुआ है ना भाई, 8 5 13, 3 2 5 3 1 8 5 13 और 2 3 1 4, 43 हुआ तो बचा कितना 57, यानी 57% इनकम हुआ।
75 लाख का 57% निकालोगे, एबीसी का कुल इनकम आ जाएगा। चाहे 10, 15, 25 और 20 कितना होगा? 45 और 12 कितना? 57 हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल सही। अच्छा, सी डी ई एफ, वाह, सी डी ई एफ का टोटल व्यय, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो सी डी ई एफ, सी की बात करेंगे 20, तो सी 37.5% ये है, तो 62.5% है। तो बताओ साढ़े परसेंटेज में ही निकाले कि जो पार्ट में निकाले? परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो 20 का 62.5% निकालना, कैसे निकालोगे भाई? देखो 20 का 62.5% 62.5, यही करोगे ना? तो ये करोगे 20 25 100, 5 से कर दो, क्योंकि 5 एकम 5 सर, 5 दूना 10, 55, 12.5% होता है। सी की बचत 12.5, यानी 20 में 20 का 62.5, 12.5 जो है बी का हमारा क्या है? बी का हमारा भैया बचत है। अच्छा, डी की बात करोगे, सी तो हो गया, डी की बात करोगे 12, तो डी की बात करें 45% अगर सेविंग है, तो इसका मतलब 55% क्या है? आपका एक्सपेंडिचर है। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 से 66, यानी 6.6% है कि नहीं? बताओ, क्लियर है? डाउट है? आप निकालो 12 स्टैंड कर दो, परसेंटेज स्टैंड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो लगे, हटा दोगे। अच्छा, अब ई की बात करेंगे 20%, 20 इसका सेविंग है, यानी 80% क्या है इसका व्यय है। तो 18 8 144, 14.4 ना, समझ में आ रहा है? प्लस, अच्छा एफ की बात करोगे, एफ 25%। ये देखो, अगर ये 33.33 है, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको ऐसे कर दें। 25 का 33 से 1/3 का मतलब 1/3 नहीं 2/3 कर दें, यानी 50/3 कर दें। 16 से 2/3 हुआ है, 50/3 कर दें। 50/3 या 16 से 2/3 होगा ना, ये सब जोड़ोगे, सॉरी ये तो कहोगे सर सब जोड़ेंगे, बड़ा टफ हो रहा। कैसे टफ हो रहा? आसान तो है। देखो 6 5 11, 11 4 कितना? 15 के 5, अभी इसको नहीं जोड़ रहे। 15 के 5 कैरी 1, 3 6 3 9, 9 4 13, 13 के 3 कैरी 1। अच्छा, आप कहोगे 1 1 2 3, 33.5 हो गया। 12.5 6 और 14, 12 14 कितना हुआ? 12 14 26 हुआ, 26 और 6 कितना? 32, 32 और बाकी ये 5 और 6 5 11 और 4 33। हाँ ठीक है, सही है। तो 33 से हुआ, और प्लस इसमें 50 16 से 2/3 यानी 50/2 और जोड़ना है। तो जोड़ दो आप सर, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 33 का 66, 67 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो कितना हुआ? 6 5 11, 6 5 11, 117। मतलब ये आप पूरा जोड़ना है, फ्रैक्शन में भी तब भी जोड़ना, ये नहीं कि हम अपने मन से कैलकुलेशन कर रहे हैं। अरे आप लोग करो भाई, हम तो बता रहे हैं, करना तो आप लोगों को है ना। तो 67 और 5 कितना हो? 6 6 5 11, यानी 117 हो गया ना। ठीक है, 7 और 7 6 13, 7 5 12, 6 5 11, तो ये फाइनली ये हो गया। देखो 57, यहाँ लिख दे 57% ये है, और दूसरा कितना हो गया भाई? 117/2%। परसेंट कैंसिल हुआ, कुछ कटेगा? 13 3 39, नहीं 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 7 1 8 1 9 कट जाएगा भाई। 3 से मतलब कितना? 19 3 57, 3 से कर दे, नहीं 3 से 3 1 3, 2 5 3 9 27, 3 से 3 3 9 3 9 27। ठीक है, 2 यहाँ गया, 19 दुनाई 38/39। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 38:39, कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं है। नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर। तो ये सब रेशियो का खेल है भाई। यहाँ परसेंटेज वाला अगर सिंगल पाई चार्ट दिया होगा, सब परसेंटेज का खेल है, और रेशियो का आसानी सॉल्व कर लोगे। चलो अच्छा, अभी तो हमने ये डिस्कस किया। फाइनली भाई एक क्वेश्चन तो बचा है। क्या बचा है? कहोगे सर ये तो आसान, ये तो मेन क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन ये है आपका पार्टनरशिप का। डायरेक्शन ध्यान समझिए, पार्टनरशिप को, इसको 1-2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ईयर दिया 2013 में, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पीक्यूआर का इन्वेस्टमेंट दिया है, टाइम दिया है, टोटल प्रॉफिट दिया है। एक चीज ध्यान दो, अगर हम थोड़ा सा पीछे आपको ले चलें, पीछे ले चलने का मतलब यानी पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, देखो अगर हम पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे हम लोग उसकी बात कर रहे थे, वैसे आप लोगों को ये बताया होगा ना कि 2 या 3 लोग जब बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, किसी प्रॉफिट के लिए इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये मेन ध्यान रखना था। मान लो हम 3 लोगों की बात करें, ए बी और सी,
तो ये बताया होंगे भाई, ए ने मान लो C1 कैपिटल लगाया, बी ने C2 कैपिटल, सी ने C3 कैपिटल, ए T1 टाइम के लिए, बी T2 टाइम के लिए और सी जो है T3 टाइम के लिए लगाया है। तो ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम, सी का इन्वेस्टमेंट सी का टाइम ही क्या होगा, द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट होगा। तो इनका जो रेशियो होगा, इनका जो रेशियो होगा, इनके प्रॉफिट के फॉर्म में बन जाएगा। हम अगर बात करें P1 P2, ये ऐसे बना सकते नहीं बना सकते? कहोगे सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो एक तो ये होगा इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम दिया होता था या रेशियो दिया, इन्वेस्टमेंट टाइम दिया होगा तो प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा। या दूसरा, कभी कभी अगर हम वैल्यू की बात ना करें, हम बोलते हैं भाई C1 T1 इक्वल टू P1, C2 T2 इक्वल टू P2, C3 T3 इक्वल टू P3, हम कहें बताइए कैपिटल का रेशियो क्या होगा सर? यानी अगर आप लोगों को प्रॉफिट और टाइम दिया है तो कैपिटल का रेशियो क्या होगा? कहोगे सर प्रॉफिट में टाइम डिवाइड कर देंगे हम ना, कुछ नहीं करना, कोई एक्स वाई नहीं मानना है सर, डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। मतलब एबीसी के अगर प्रॉफिट का रेशियो दिया होगा, एबीसी के टाइम का रेशियो दिया हो, तो एबीसी के उसका कैपिटल का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो भाई जो प्रॉफिट है ए का डिवाइड बाई ए का कैपिटल, बी का जो प्रॉफिट है डिवाइड बाई टाइम है ना, टाइम की बात करेंगे, टाइम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर टाइम का रेशियो अगर पूछते हैं आप लोगों से, कहता सर बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो भी देखो यहां से रिलेट कर लोगे। तो C1 T1 इक्वल टू P1, यानी टाइम का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट में कैपिटल डिवाइड करोगे। ये शायद आप लोगों को सभी को पता होगा और ये डिस्कस भी किए थे भाई, बोलो क्लियर है? यस। और ये जो रेशियो आएगा ना भाई, ये प्रॉफिट, ये P1 P2 P3 है, अगर टोटल प्रॉफिट कुछ भी दिया होगा तो उसी को इसी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, आंसर। हाँ, बताए तो और थे आप लोगों की जो है भाई वर्किंग पार्टनर क्या होंगे, स्लीपिंग पार्टनर क्या होंगे, उनका बोनस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब बताए थे। लेकिन फिलहाल अभी हम डीआई पे बात कर रहे हैं, तो डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना बहुत जरूरी था। चलो इसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया भाई, PQR का इन्वेस्टमेंट दिया है 2012 में, 2013 में, 14 में और 15 में, यानी 2012, 13, 14, 15, 5 सालों में इन्वेस्टमेंट का रेशियो। देखो PQR का इन्वेस्टमेंट, पी का मंथ में टाइम दिया है 6 मंथ, लेकिन यहां पे मिसिंग वैल्यू है और कुल प्रॉफिट दिया है, ठीक, और कुछ मिसिंग वैल्यू है। मिसिंग वैल्यू को हमें क्वेश्चन से कनेक्ट करके आंसर बताना है। आप देखो ध्यान से इसको। इन 2012 क्वेश्चन पड़ेगा, इन 2012 इफ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट आर गॉट 9750 एज इज शेयर, व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच आर इन्वेस्टेड हिज मनी। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा कि 2012 में अगर आर को 9750 अपना प्रॉफिट मिला, कुल इतने, व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब अगर हम 2012 की बात करेंगे, देखो 2012 में पी, क्यू और आर के शेयर यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है, तो पी का टाइम, क्यू का टाइम, लेकिन आर का टाइम नहीं दिया है। हाँ, टोटल प्रॉफिट दिया, टोटल प्रॉफिट में आर का प्रॉफिट दिया, लेकिन आर का टाइम नहीं दिया, वही आप लोगों को बताना है। तो बता देंगे भाई, आप लोगों तो लिखे भी थे ना, हमें पता। अगर हम पी क्यू आर 3 लोगों की बात करेंगे तो पी क्यू आर की बात करेंगे, पी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्यू का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, आर का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, वही प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। आप कहोगे सर तो पी ने तो 4 रुपए लगाया था, चाहे एक्स मानो चाहे ऐसे मान लो, और क्यू ने 3 लगाया था, आर ने कितना 5 लगाया था। पी ने तो सर 4 महीने के लगाया था, क्यू ने 6 महीने के लगाया था, आर ने सर नहीं पता टी टाइम लगाया था। यही क्या होगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा सर। और जो आर की हम बात करें, कह रहा आर का टोटल प्रॉफिट कितना है, सर आर का हिस्सा जो है 9750 है। किसमें सर, टोटल प्रॉफिट भी दिया गया, टोटल प्रॉफिट 20,800 रुपए है सर, 20,800 रुपए टोटल प्रॉफिट में आर का हिस्सा ये है। यानी एक तो डायरेक्ट दिया है आर का पार्ट और एक जो है रेशियो के फॉर्म में पार्ट दिया, दोनों को कनेक्ट कर दो आंसर। कहोगे सर ये क्या हुआ 16, ये क्या हुआ 18, ये क्या हुआ 5T, तो ये क्या हुआ सर, ये भी जो है यानी इसके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये भी प्रॉफिट का रेशियो है सर, ये भी प्रॉफिट का रेशियो है ना, ये पी क्यू आर के प्रॉफिट का रेशियो है और आर का प्रॉफिट हमें डायरेक्ट पता है सर। तो आर का प्रॉफिट रेशियो के फॉर्म में निकालोगे, टी अपने आप आ जाएगा। तो कहोगे सर कैसे आ जाएगा, ये तो पता है, जो ये है ना ऐसे कर सकते हो सर, आर का प्रॉफिट यहां पे बात करें तो 5T प्रॉफिट है, किसमें आर का, तो पी क्यू आर के प्रॉफिट में, मतलब कुल प्रॉफिट ये, उसमें 5T प्रॉफिट आर का है। तो 16 और 18 कितना होगा, 16 नहीं 32, 34 प्लस 5T, देखो 34 प्लस 5T, इसमें कुल 5T प्रॉफिट है किसका, आर का। तो ये बराबर कर दो भाई, बस टी की वैल्यू निकाल लो। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये टफ हो जाएगा, टफ हो जाएगा भाई, यहां से या तो ऑप्शन चेक करो
कि क्या पुट कर दें कि रेशियो बराबर हो जाए, मतलब इसके रेशियो में आ जाए, नहीं तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। चलो आप बताओ, फिलहाल सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी ऑप्शन से कर रहे हैं। 0 कैंसिल हुआ, आप सर 5 से काटोगे जी, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 से 5 एकम 5, 4 9, 5 9 45, 2 5 25, सर 5 से भी कट जाएगा, 5 से कितना, 5 3 15, 5 9 45, 13 से कटेगा सर, 13 3 39, 13 दूनाई 26, 13 3 39 ना, 13 दूनाई 26 32, 3/32 सर, 3 यहाँ 32 यहाँ, सर अब तो सॉल्व हो गया सर। ये 3/32 हुआ, 3 से यहाँ कर दो, इसे यहाँ, सर यहाँ टी बचा सिर्फ 32 टी और 3 5 15 टी, ये तो इधर का अंतर है 17 टी बराबर सर 3 यहाँ हो जाएगा, 3 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 1 10, 102, टी बराबर कितना, 17 छक्का 102, सर टी बराबर 6, यानी 6 महीने के लिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बताओ कोई डाउट है? भाई कोई डाउट नहीं है, सिर्फ जो पहले पढ़ते थे उसी चैप्टर्स को आप लोगों को डीआई के फॉर्म में दे दिया। अब हम क्या करेंगे देखिएगा कि चैप्टर बेस्ड डीआई ज्यादा सॉल्व कराएंगे, जिससे क्या होगा, हम बेसिक चैप्टर को रिवीजन करा देंगे और डीआई के ये सारे, वो चाहे आप लोग उस पर बात करो, यानी हम आप लोगों को एडवांस मैथमेटिक्स पे भी डीआई सॉल्व कराएंगे, वो आते हैं, जिससे क्या होगा, फॉर्मूले भी रट जाएंगे और करने का तरीका भी आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो दूसरा देखो, हाँ इसको आप लोग बताओ। कहोगे सर 2013 में यदि कुल लाभ में से पी आर को क्रमशः इतना और इतना रुपए हिस्सा मिला तो पी क्यू आर के निवेश का अनुपात क्या है? सर 2013 की बात करेंगे, यहां पर रेशियो, पहले ये डॉट दिया, ये डॉट, यानी क्यू का सिर्फ दिया है आप लोगों को निवेश, ना तो पी का दिया है ना तो आर का दिया है, टाइम तीनों का दिया है सर। अच्छा वेरी गुड। अच्छा तीनों का प्रॉफिट 39,650 दिया है, किसका? पी क्यू आर का। एक चीज ध्यान दो, पी प्लस क्यू प्लस आर का टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे 39,650 है ना। अब यहां डायरेक्टली देखो किसका दिया गया, पी और आर को 10,400, 19,500, पी को ध्यान दीजिएगा, पी को कितना, 10,400 ना, और किसको, आर को नो, पी आर को कितना भाई 19,500। कहोगे सर क्यू को तो हम ऐसे निकाल लेंगे, कैसे भाई, 10,400 और 19,000, 19 10 29,000, 29,900 हुआ, जोड़ दो ना, 19 10,000 19,000 29,000 हुआ, 500 400 900, 29,900, तो 29,900 और यहां कितना 39,650, तो 900 को 100 मान लो 30,000 हो गया, 30 यानी 9,650 और प्लस 100 ना, तो 9,750 डायरेक्टली बोल सकते हो। किसका? क्यू का। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर। तो क्यू का ये आ गया, क्यू का क्या आ गया भाई, क्यू का प्रॉफिट, पी का क्यू का आर का सबका प्रॉफिट हमें अलग अलग पता, सबका प्रॉफिट पता है, तो निवेश का अनुपात निकालना। भाई ध्यान दीजिएगा, ध्यान ही नहीं देना, ये अनुपात दिया है तो बहुत अच्छी बात है, दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो अलग अलग तो होता नहीं, हमें पता है जब पी क्यू आर का, जब हमें टाइम दिया पी क्यू आर का और प्रॉफिट दिया है, तो निवेश का रेशियो क्या होता है, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है ना भाई। प्रॉफिट कितना हुआ, पी की बात करेंगे 10,400 डिवाइड बाई कितना, टाइम कितना है भाई 8 है ना। क्यू की बात करेंगे कितना, क्यू की बात करेंगे 9,750 कितना है, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, चलो अच्छा कोई बात नहीं, यही करते हैं 5। फिर किसकी बात करेंगे, आर की बात करेंगे भाई, आर कितना है आपका 19,500 डिवाइड बाई 6, सॉल्व कर दो, 1 0 1 0 1 0 कट गया, 8 से कितना हुआ, 8 एकम 8 2, 8 3 24 इतना हुआ, 5 से कितना, 5 एकम 5 4 9 5 9 45 5 25 बिल्कुल। फिर 6 से 6 3 18 और 1 6 2 12 6 5 30, सर 5 से सारे कट जाएंगे, 5 से 5 2 10 5 6 30, फिर 5 से 5 5 3 15 5 9 45, सर 5 से 5 6 30
5 25, 13 13 13 है, 13 दुनाई 26, 13 तिया 39, 13 पचे 65, 2 3 5 सर द रेशियो ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट, और 3 है, देखो 3 मैच कर रहा है, बाकी में जरूरत ही नहीं मैच करता उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते, बराबर करके रेशियो बराबर कर देते 3 लाने के लिए। पहले ये एक्चुअल वो हो ही जाएगा, नहीं होता तो कुछ और देते, तो उसको बराबर करने के लिए पहले तो हमने बेसिक एडिशन, तीनों का प्रॉफिट पता है, तीनों का इन्वेस्टमेंट पता है, इसका मतलब तीनों का हमें कैपिटल निकालना है। अभी तो आप लोगों को बताए थे ना, देखो ये तो अभी बताए थे, जिनको डाउट है वो देख सकते हैं, अभी तो ये बताए थे ना भाई, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट अपॉन T1 होगा, दूसरे का प्रॉफिट चाहे वैल्यू में दिया हो चाहे रेशियो के फॉर्म में दिया हो। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, हमें कंफर्म है, आप लोग जीवे में सॉल्व कर लोगे। हाँ, यहां पे हो सकता 6 आ जाता तो हमें इनको इसके बराबर करने के जो मल्टीप्लाई करना सब में करना पड़ता, और फिलहाल यहां ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्टली आ गया, तो भैया सही 2 3 5, वेरी गुड। अब ये सब आप सॉल्व करो। अब एक आइडिया बता दिए ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा रुक जाते, पॉज कर देते, स्क्रीनशॉट लीजिए जिनको सॉल्व करना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से भाई, अभी टेलीग्राम पे नहीं डाल रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करिए, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो ये होमवर्क है, हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे भाई। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ओके वेरी गुड। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 क्वेश्चन, 2 हमने बताया, 3 आपको करना है, ओके। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जो कोशिश करेंगे ज्यादातर चैप्टर बेस्ड डीआई पर फोकस करेंगे, जिससे सारे अर्थमेटिक के टॉपिक बेसिक और प्लस जो है एडवांस डीआई के फॉर्म में क्या क्या बन सकते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, और एडवांस को भी रिलेट करेंगे। और आप लोगों से बार बार कहते हैं भाई लाइक शेयर जरूर, तो अलग बात है, तो कहते ही हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, तो हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे ना। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट समय हम लोग फिर से बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।